हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर। और भाई क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 हम कर रहे थे। हमने चैप्टर पूरा खत्म कर लिया था। हम कर रहे थे इसके क्वेश्चन आंसर्स। आप ही की बुक क्यूरियोसिटी के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स हमने 5 कर लिए थे। अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 6 से। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या पूछा जा रहा है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 ये है, 2 टेस्ट ट्यूब्स विद वाटर। यहाँ पर देखो आपको डायग्राम में फोटो में दिया हुआ है, 2 टेस्ट ट्यूब्स आपको दी हुई है जिसको हीट किया जा रहा है अलग अलग पोजीशन से, अलग अलग जगह से। ठीक है, विच थर्मामीटर्स ये विल रिकॉर्ड अ हायर टेम्परेचर। अब सवाल यहाँ पर ये है कि कौन से थर्मामीटर में जो टेम्परेचर है वो हाई रिकॉर्ड होगा। देखो सेटअप देखो पूरा, यहाँ एक टेस्ट ट्यूब दी हुई है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी भरा हुआ है, यहाँ नीचे बर्निंग कैंडल लगाई हुई है और यहाँ साइड में बर्निंग कैंडल लगाई हुई है। थर्मामीटर इसके अंदर यहाँ तक डिप किया और यहाँ पे थर्मामीटर ऐसे डिप किया हुआ है। तो अब आपको क्या लगता है कि हाई टेम्परेचर कहाँ पर आ रहा होगा। तो चलिए लॉजिक लगाते हैं। सबसे पहले वापस से आते हैं टॉपिक की ओर, बुक में जाते हैं, फ्लैशबैक सोचते हैं। तो हमने इससे रिलेटेड क्या पढ़ा था, कन्वेक्शन का प्रोसेस पढ़ा था। अब यहाँ वही लगेगा, क्यों? क्योंकि लिक्विड है, यहाँ लिक्विड गर्म कर रहे हैं, लिक्विड गर्म कर रहे हैं, हीट का ट्रांसफर हो रहा है लिक्विड के अंदर, तो यहाँ कन्वेक्शन का प्रोसेस होगा। तो कन्वेक्शन का प्रोसेस कैसा होता है। अब जैसे सबसे पहले इस वाले केस की तरफ हम आते हैं। यहाँ पर क्या है कि बीचों बीच यहाँ पर जो है बर्निंग कैंडल लगाई हुई है, तो यहाँ पर हीट जो है पहले जनरेट होने लग जाएगी। जैसे जैसे ये वाला पार्ट, ये वाला पानी जो है हिस्सा इधर बॉटम पे गर्म होने लग जाएगा, तो ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ राइज होने लग जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, वो पानी वो वार्मर हो गया है, तो वार्मर है तो लाइटर है, तो ये ऊपर राइज करने लग जाएगा। ये राइज करेगा और उसके बाद जो यहाँ का कोल्ड वाला पार्ट है साइड्स का, दोनों साइड्स का, वो नीचे आने लग जाएगा। और फिर कोल्ड वाला पार्ट भी नीचे आने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे वो भी ऐसे ही सेम गर्म होगा और ऊपर राइज करेगा। फिर साइड्स वाला नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि पूरा पानी इक्वली हीट ना हो जाए। तो ये तो आपको समझ आ गया फंडा। ये पहला केस हो गया। दूसरे केस में देखो, कैंडल जो है वो साइड में लगाया हुआ है। अब साइड में लगाया तो यहाँ वाला हिस्सा जो है गर्म होगा, बॉईल होगा। ठीक है, जब यहाँ वाला होगा तो ये राइज करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लेकिन नीचे तो नहीं जाएगा। थोड़ा ही तो ऊपर जगह है तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। तो फिर नीचे वाला ये साइड वाला रोटेट होके ऊपर कैसे आएगा, यानी आएगा तो बेसिकली टाइम लगेगा काफी। तो यहाँ पर जो है समय लगेगा, इसीलिए जो टेम्परेचर है थर्मामीटर में यहाँ पर हायर रिकॉर्ड होगा। मैंने आंसर यहीं बता दिया। चलिए आइए इसको अच्छे से देख लेते हैं, हमने लिखा हुआ क्या है, एक्सप्लेन करती हूँ मैं इसको। सो जो थर्मामीटर है वो एट द टॉप ऑफ द, पहले वाले केस में क्या है, एक तो सबसे पहले क्या है, यहाँ टॉप की तरफ लगा रखा है टेस्ट ट्यूब के, और कैंडल फ्लेम को जो है नीचे लगा रखा है बॉटम वाली साइड में, और हीट कर रहे हैं, कैंडल फ्लेम से हीट कर रहे हैं बॉटम वाले हिस्से को। तो जो वाटर है बॉटम वाले हिस्से में वो हीट हो जाएगा सबसे पहले, और फिर वो हीट अप होके राइज करेगा ड्यू टू द कन्वेक्शन। फिर क्या होगा, कैरिंग हीट टू द टॉप, और टॉप पे अपने साथ हीट को लेकर जाएगा। तो जब थर्मामीटर यहाँ पर है तो यहाँ फटाफट से जो है जैसे ही यहाँ पर हीट पहुंचेगी तो थर्मामीटर तो जो है उसका टेम्परेचर जो है हाई हो जाएगा। ठीक है, राइज करेगा। सो जो थर्मामीटर जो है बीचों बीच बिल्कुल टॉप में प्लेस किया हुआ है हमने, सो द थर्मामीटर क्विकली रिकॉर्ड्स द टेम्परेचर राइज। तो वो क्विकली रिकॉर्ड कर लेगा जैसे ही टेम्परेचर जो है राइज होगा यहाँ पर इस वाले केस में। अब दूसरे वाले केस में देखो क्या लिखा है, थर्मामीटर इज प्लेस एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, बट यहाँ पर नीचे की तरफ जो है थर्मामीटर बॉटम में घुसा रखा है टेस्ट ट्यूब के, और जो कैंडल फ्लेम है वो कहाँ है, वो साइड में लगा रखा है उसको हीट करने के लिए। तो जो साइड हीटिंग होगी मे नॉट बी इफेक्टिव, वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी इन ट्रांसफरिंग हीट टू द बॉटम, की बॉटम में जल्दी से जो है हीट ट्रांसफर हो, ऐसा नहीं होगा, टाइम लगेगा। क्योंकि थर्मामीटर नीचे है ना, तो भाई वहां पर जो है रिकॉर्ड ही नहीं होगा इतनी जल्दी। यहाँ पर लेट टेम्परेचर राइज होगा, है ना, लेट नीचे का पानी क्योंकि गर्म होगा, तो इसीलिए टेम्परेचर भी नीचे का जो है लेट राइज होगा। तो इस पे जो रीडिंग आएगी वो जो है बाद में आएगी, मतलब अभी उतनी हायर नहीं आएगी। देयरफॉर जो थर्मामीटर फिगर ए में दिखाया हुआ है पीछे वाली फिगर में, वो क्या दिखाएगा, वो आपको जल्दी से हायर टेम्परेचर रिकॉर्ड करके दिखा देगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, व्हाई आर हॉलो ब्रिक यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द आउटर वॉल ऑफ हाउसेज इन हॉट रीजन। जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है उन जगहों पर खोखली वाली जो ईंटें होती हैं, जो हॉलो ईंट होती है, ब्रिक्स होती हैं, उनको क्यों यूज किया जाता है घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए। देखिए बहुत सारे टाइप्स की आती हैं, इस तरीके की भी आती हैं। ठीक है, ये क्यों होती है, क्योंकि क्या होता है जब इन हॉलो ब्रिक्स को बेसिकली सेट किया जाता है घर को बनाने के लिए, सो इसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है। और एयर क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी कि एक इंसुलेटर है। तो जब वो इंसुलेटर की तरह काम कर रही है, बेसिकली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है हवा, तो वो ट्रैप हो जा रही है और एज अ इंसुलेटर काम कर रही है और प्रिवेंट कर रही है बाहर की हीट को कि वो घर के अंदर ना आए।
ठीक है, क्योंकि वो एक बैरियर, एक वॉल की तरह बेसिकली एयर ही अपने आप में ऐसा काम कर रही है। इसकी वजह से क्या होगा, जो अंदर का इंटीरियर है वो ठंडा ठंडा रहेगा। इसी के साथ अगर आपको दिक्कत, समस्या, परेशानियां आ रही है पढ़ाई लिखाई में, तो फटाफट से ही विद्यार्थी की वेबसाइट पे जाइए और कर लीजिए फ्री डाउनलोड MCQ क्वेश्चन आंसर सैंपल पेपर, साथ ही साथ वीडियोस तो आप देख ही रहे हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अब एक्सप्लेन करना है यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 8 एंड नेक्स्ट, हाउ लार्ज वाटर बॉडीज प्रिवेंट एक्सट्रीम टेम्परेचर्स इन एरिया अराउंड देम। जो लार्ज बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज होती है ना, वहां पर मतलब जो पानी का जो बेसिकली एरिया होता है, जहां ओशियन सीज वगैरह होते हैं, यानी बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज होती है, उसके आसपास कभी भी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स क्यों नहीं होते, यानी कि बहुत ज्यादा सर्दियां, बहुत ज्यादा गर्मी क्यों नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भैया कोस्टल एरियाज में टेम्परेचर का एक मेंटेनेंस होता है, क्योंकि यहाँ लैंड ब्रीज और सी ब्रीज चलता रहता है। तो सुबह टेम्परेचर अलग है, शाम को अलग है, इसलिए एक बैलेंस बना रहता है। इस वजह से जो है एक्सट्रीम टेम्परेचर यहाँ पर नहीं पहुंच पाता है। तो फटाफट से एक्सप्लेनेशन अच्छे से रीड आउट कर लेते हैं। सो लार्ज वाटर बॉडीज जैसे कि सी और ओशियंस हैं, वहां पर क्यों रुक जाता है, एक्सट्रीम कंडीशंस वहां नहीं होती हैं इन एरियाज अराउंड देम। क्यों? इन कोस्टल एरियाज ड्यूरिंग डे, जब दिन का समय होता है तो जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाती है। दिन के समय में धूप पड़ती है दोनों ही तरफ, लैंड में और वाटर में, तो जो लैंड होती है वो जल्दी जल्दी से फटाफट, मतलब कंपैरेटिवली पानी से जल्दी फास्टर हीट अप हो जाती है देन वाटर। सो कूलर एयर फ्रॉम द सी, जो ठंडी ठंडी हवा है अभी सी के ऊपर, वो कहाँ फ्लो करेगी, टुवर्ड द लैंड फ्लो करेगी। इसी को कहते हैं सी ब्रीज, ठीक है, जो कि डे टाइम पे होता है। कीपिंग द टेम्परेचर मॉडरेट, इस वजह से जो टेम्परेचर है वो थोड़ा मॉडरेट बना रहता है, थोड़ा माइल्ड रहता है। एट नाइट, अब यही रात के समय में जो लैंड है वो ठंडी भी फिर जल्दी हो जाती है, फास्टर देन द वाटर। जैसे गर्म जल्दी होती है ऐसे ठंडी भी जल्दी होती है पानी के कंपैरेटिवली। तो अब जो यहाँ एयर है अबव द सी रिमेन्स वार्मर, वो थोड़ी सी क्या है, गर्म हो जाएगी सी के ऊपर वाली। क्यों? क्योंकि लैंड फिर से जल्दी जो है ठंडी हो गई है। वाइल द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड, अब जो यहाँ पर कूलर एयर है, जो ठंडी हवा है वो लैंड पे है, वो मूव करेगी टुवर्ड्स द सी, इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। तो ये जो मूवमेंट है एयर की, यही हेल्प करती है प्रिवेंट करने से कि कोस्टल एरियाज में जो टेम्परेचर है वो एक्सट्रीम नहीं पहुंचते हैं। इसी के साथ आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या है, एक्सप्लेन करना है हाउ वाटर सीप्स थ्रू द सर्फेस ऑफ द अर्थ, कि पानी जो है किस तरीके से हमारी अर्थ की सरफेस पे नीचे जो है रिस जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, सीप हो जाता है एंड गेट स्टोर्ड एज अ ग्राउंड वाटर, और फिर कैसे वो स्टोर हो जाता है एज अ ग्राउंड वाटर। तो चलिए आइए फिर से जो है अपना रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हम चैप्टर में पढ़ी चुके हैं डिटेल में, फटाफट से हम एक बढ़िया सा आंसर बना लेते हैं। तो भाई पानी हमें पता है, वाटर जो है सीप होता है थ्रू द सरफेस ऑफ अर्थ बाय ग्रेजुअली बाय पासिंग थ्रू। तो भाई रेन वाटर जो है जैसे क्या हुआ, सपोज अब ओशियंस है, वाटर बॉडीज हैं, जैसे ओशियंस हो गए, सीज हो गई, ये जितनी भी वाटर बॉडीज हैं बड़ी बड़ी, यहाँ पर क्या है, एवेपोरेशन हो रही है, या रोड है, एवेपोरेशन हो रही है, बेसिकली नॉर्मल लैंड भी है तो एवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो हो क्या रहा है अब, और कहाँ एवेपोरेशन होगी, जहाँ बड़े बड़े पहाड़ है, जहाँ पर स्नो जमी हुई होती है, वहाँ पर भी क्या होती है कि सन की रेडिएशन जब उस पर पड़ती है तो वो मेल्ट होती है, मेल्ट डाउन होकर वो जो स्नो होती है वो कहाँ जाती है, वो धीरे धीरे वाटर बॉडीज में चली जाती है। फिर वाटर बॉडीज में एवेपोरेशन होती है और फिर ऊपर जो है वो राइज करता है, एवेपोरेशन हो रही है, गर्म हवा हो रही है, तो गर्म हवा धीरे धीरे राइज करती चली जाती है, ऊपर आसमान में जाती है। जब आसमान में जाती है तो वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होता है, तो वो जो गर्म हवा थी अभी वहाँ पर कूल डाउन हो रही है और बादल बना देती है, यानी कंडेंसेशन हो जाता है। फिर कंडेंसेशन के बाद क्या होता है, जब वो बादल पूरा भर जाता है, प्रेसिपिटेशन होता है, यानी रेन और स्नो और हेल के फॉर्म में वो वापस हमारी अर्थ के सरफेस पे आता है। फिर जो हमारी अर्थ सरफेस पे वो जैसे ही गिर जाता है तो हमारी अर्थ की सरफेस पे इनफिल्ट्रेशन होता है, यानी कि सीप डाउन होने लगता है, वो पानी रिसने लगता है अंदर धरती के अंदर, मतलब जाने लगता है सरफेस के अंदर। फिर पर्कुलेशन होता है, लेयर बाय लेयर वो नीचे जाता है और कहाँ जाके स्टोर हो जाता है, एक्विफर वाली लेयर पे जाके वो स्टोर हो जाता है। और कैसे कैसे क्रॉस होता है, वो बहुत सारी सॉइल्स और रॉक्स होती हैं उस लेयर में, वहां जाके वो स्टोर हो जाता है। और इसी तरह से बहुत सारी चीजों को पार करके वो पानी मूव करके जो है जाता है। तो होता क्या है, वो पानी कहाँ से पास हो रहा है, थ्रू द सॉइल एंड पोरस रॉक, ठीक है। बहुत सारे रॉक्स होते हैं जिनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वहां में पानी घुसता है, धीरे धीरे स्लोली मूवमेंट बनाता, मतलब अपनी जगह बनाता है और फिर नीचे और नीचे और नीचे और नीचे लेयर बाय लेयर जाता चला जाता है। तो ये जो प्रोसेस है फिलहाल सिर्फ सरफेस से एब्जॉर्प्शन का होना, सीप डाउन होना पानी का, उसको कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। तो दिस वाटर फिल्स द पोर्स, अब ये जो पानी है वो पोर्स को भर देता है, क्रैक को भर देता है रॉक्स में, और साथ ही साथ सॉइल से भी गुजरता हुआ जाता है और स्टोर हो जाता है नीचे अंडरग्राउंड जगह पे एज अ ग्राउंड वाटर। और जिस लेयर में
ये जाकर स्टोर हो जाता है जहां पर बहुत सारे सेडिमेंट्स और रॉक होते हैं। उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, वहां पर पोर स्पेसेस होते हैं, उस लेयर को हम बोलते हैं एक्विफर्स। ठीक है, इसी के साथ भैया ये देखो इस तरीके का यहाँ पर फेनोमेना होता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो गया। फटाफट से अब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, इसके साथ चैप्टर में क्वेश्चन आंसर जो है फिनिश हो जाएंगे, चैप्टर हो जाएगा हमारा पूरा एंड, फिर हम करेंगे MCQs। आइए देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द वाटर साइकिल हेल्प्स इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये कह रहे हैं कि जो हमारी वाटर साइकिल होती है वो किस चीज में हेल्प करती है, वो रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, पानी दोबारा से जहां से चला गया है वहीं पे रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और जहां खाली था वहां रेप्लेनिश हो रहा है, नया पानी आ रहा है। ठीक है, हमारी अर्थ पे। तो जस्टिफाई करो इस स्टेटमेंट को। तो वही अभी जो मैंने पीछे बताया वही चीज है बेसिकली, यहाँ पर मैंने पीछे भी बता दी और यहाँ पर भी वही लॉजिक लगे। यहाँ पर क्या है, वो तो भाई ग्राउंड वाटर की बात थी। ठीक है, यहाँ पूरा वाटर साइकिल दोबारा से रिमाइंड करा देती हूँ आपको। जैसे कि स्नो है, स्नो मेल्ट होकर वाटर बॉडीज में जा रही है ना, ये देखो वाटर बॉडीज में जा रही है, लैंड पे जा रहा है पानी। अगर बारिश वारिश हो रही है तो लैंड पे जा रहा है पानी, फिर वो एवेपोरेशन होगी। एवेपोरेशन होगी तो क्या होगा, धीरे धीरे वो जो गर्म हवा है बेसिकली उसके साथ वो पानी ऊपर जा रहा है, आसमान में राइज कर रहा है, वहां पर टेम्परेचर कूल डाउन है तो कंडेंसेशन हो जाएगी। फिर कंडेंसेशन के बाद क्या होगी, प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। प्रेसिपिटेशन के बाद क्या होगा, यहाँ पर पानी जो है जगह जगह वापस कलेक्ट हो जाएगा और नीचे इनफिल्ट्रेशन हो जाएगा और फिर नीचे एक्विफर्स में जाके जो पानी है वो स्टोर हो जाएगा एज अ ग्राउंड वाटर। और फिर वापस से और जो सरफेस पे पानी है, जो वाटर बॉडी जो अभी खाली हो गई थी बेसिकली, जितनी इवेपोरेशन उसमें हुई थी एज अ रेन वो वापस आ गया। ठीक है, या एज अ स्नो, जब स्नो मेल्ट हुई तो वो वापस आ गया और स्नो के फॉर्म। और फिर क्या है, जब प्रेसिपिटेशन हो रही है तो वो खाली बारिश के फॉर्म में तो नहीं गिर रही, वो कहीं पे जहां स्नो थी वहां स्नो ही एज अ स्नो ही गिर रही है। तो स्नो भी जितनी मेल्ट हुई थी उतनी स्नो वापस इकट्ठी हो गई। पानी जितना ओशियंस और वाटर बॉडी से निकला था वो वापस इकट्ठा हो गया। ग्राउंड वाटर जितना जो है लोगों ने यूज किया है या जो भी वो भी रेप्लेनिश हो गया। जो खाली जगह थी वो दोबारा भर गई है। इस तरीके से वाटर साइकिल जो है हेल्प करता है पानी को दोबारा से रेप्लेनिश या फिर क्या होने में, रीडिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली। तो थ्रू द मूवमेंट ऑफ वाटर इन डिफरेंट स्टेजेस सच एज इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, डिफरेंट पानी की जो है स्टेजेस होती हैं जिससे हम अपने पानी को जो है दोबारा रेप्लेनिश कर पाते हैं। वाटर फ्रॉम ओशियन, रिवर, लेक एवेपोरेट होता है ड्यू टू सन हीट, फिर वो क्लाउड बनाता है कंडेंसेशन के थ्रू, फिर वो वापस अर्थ पे आता है एज अ रेन और स्नो थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन। फिर जो रेन होती है वो रिफिल कर देती है वापस से जो खाली हुई थी जितनी भी लेक, रिवर और ग्राउंड वाटर को, और इंश्योर इस वजह से क्या होता है, इंश्योरिंग दैट कि भाई जो कॉन्टिन्यूस ये अवेलेबिलिटी है पानी की अर्थ पे चलती रहे इस वाटर साइकिल के थ्रू। ठीक है, ये देखो ये पूरा प्रोसेस है। इसी के साथ अब भाई यहाँ पर ये चैप्टर हो जाता है खत्म। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में MCQ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय क्यूडीज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।